नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम निपट गया है और मीडिया में इस कार्यक्रम को लेकर जितना कौतूहल देखने को मिला, हाल के दिनों में किसी अन्य कार्यक्रम को नहीं देखने को मिला। और सारा देश जश्न में डूब गया। सारे देश में दिवाली मनाई गई, दिए जलाए गए और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई जो अभूतपूर्व थी, जो कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि कोरोना के काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपील की थी कि सारे देश में दिवाली मनाई जाए या ताली बजाई जाए, थाली बजाई जाए, कोरोना योद्धाओं का अभिवादन किया जाए, इस तरह का आह्वान राम मंदिर को लेकर नहीं था। लेकिन पूरे देश की जनता में एक अलग तरह का जोश था और जश्न मनाया गया और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था। और ये कतई भी किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड नहीं था। और यही वजह रही कि पूरे देश में शांति रही। किसी भी संप्रदाय के लोगों ने इसका बुरा नहीं माना और किसी भी धर्म विशेष के लोगों ने इसे अपनी कोई जीत नहीं माना या कोई अपना ऐसा सिंबल नहीं माना कि जिससे दूसरे किसी धार्मिक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच सके। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जीत यही रही कि पूरा देश एक कड़ी में बंध गया। मैं तमाम विपक्षी दलों की टिप्पणियां देख रहा था इस बारे में। हमेशा हर बात के लिए आलोचना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ने भी इसकी तारीफ़ की और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं। और ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, तमाम जो विरोधी दलों के नेता हैं, उन सब ने भी इस आयोजन को लोगों के दिलों के करीब पाया और किसी ने भी कोई इस आयोजन को लेकर आपत्तिजनक बात नहीं कही। हाँ, ज़रूर उस असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं और एआईएमएम के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मेरे इमोशन दूसरी तरह के हैं। मैं इमोशनल इसलिए हूँ कि जिस स्थान पर 450 साल से मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ पर अब मंदिर बनेगा, तो ये तो बात होगी ही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम में जाना ये दिखाता है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा और अब ये हिंदू राष्ट्र बनने की नींव भी प्रधानमंत्री ने यहाँ रख दी है। और असदुद्दीन ओवैसी इस कार्यक्रम को इस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये भूल गए कि इस कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम लोग भी आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम का जो पहला निमंत्रण पत्र था वो उस मुस्लिम शख्स को भेजा गया था जो इसमें मुस्लिम पक्ष का पक्षकार रहा है, हाशिम अंसारी का बेटा इकबाल अंसारी। इसके अलावा लावारिस लाशों को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री भी मिली हुई है, उन्हें भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी की सोच अपनी पॉलिटिकल सोच है और वो हमेशा ही हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम संप्रदाय इस चीज़ से देखते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर बन रहा है देश में, ये देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके तुष्टीकरण को, उसके मानसिक तुष्टीकरण को देखते हुए बन रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भूल गए कि इस राम मंदिर को बनाने की इजाज़त इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है और इसके लिए विशेष सुनवाई हुई थी। ज़मीन को खोद कर देखा गया था कि वहाँ राम मंदिर है या नहीं, और अगर ज़मीन खोद कर वहाँ पर मंदिर के अवशेष ना मिले होते तो शायद ये मंदिर कभी नहीं बना होता। और कुछ साल पहले जब इसकी खुदाई हुई थी तो 1 बाई 1 वहाँ से ऐसे अवशेष मिले थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, एएसआई को, कि उन्होंने ये साबित किया कि ये बाबरी मस्जिद बिल्कुल भी नेचुरल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि किसी दूसरी बिल्डिंग को ढाकर उसकी दीवारों पर बनाई गई है। और देश में ऐसी कई इमारतें हैं जो पुरानी बिल्डिंगों को ढाकर बनाई गई हैं।
बहरहाल चूँकि ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था, और देखिए इस आस्था से जुड़े हुए सवाल का जो जवाब था वो कांग्रेस पार्टी हमेशा नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मांगती रही है, लेकिन वो राहुल गांधी भी ये भूल जाते हैं कि रामलला को बाहर निकालने वाले उनके पिता राजीव गांधी थे। उन्होंने ही रामलला को बाहर निकाला था और ये सब उसके बाद घटनाक्रम शुरू हुआ था। बीजेपी ने फिर आंदोलन चलाया, देश भर में रथ यात्रा निकाली या लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो इस लिहाज से आप इस जो इवेंट अब हुआ है राम मंदिर के भूमि पूजन का, वहाँ के शिलान्यास का, और अब मुझे लग रहा है कि ये राम मंदिर अगले 2-3 सालों में बन ही जाएगा। और पॉलिटिकली इसका अगर माइलेज लेने की बात देखी जाए तो बीजेपी को निश्चित रूप से इसका उत्तर प्रदेश के जो 2022 के चुनाव होंगे उसमें इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये बीजेपी का एक कोर एजेंडा रहा है राम मंदिर, और इसके लिए विपक्ष उनकी आलोचना करता रहा है कि भाई आप राम मंदिर बनवाओ, राम मंदिर बनवाओ। यही विरोधी दल सारे कहा करते थे कि आप राम मंदिर बनवा कर क्यों नहीं दिखाते। और जब बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार के समय भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद से तो विरोधी दलों को मुद्दा मिल गया था और लगातार क्रिटिसाइज़ किया जाता था बीजेपी को कि आप राम मंदिर का मुद्दा क्यों भूल रहे हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया और उनके कार्यकाल में ये राम मंदिर बनना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि 2024 तक जब उनका दूसरा कार्यकाल ख़त्म होगा तब तक ये राम मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका होगा। बहरहाल मेरा ये मानना है कि अब इस राम मंदिर के निर्माण को एक धार्मिक आस्था से न जोड़कर देश की भावनाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि कितने समय से ये मुद्दा विवादित था और सब जानते थे, सबके दिलों में ये था। जो इस मुद्दे पर विरोध कर रहे थे राम मंदिर निर्माण का, वो भी ये जानते थे कि यहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था और यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के पॉलिटिकल सेटअप ने, पॉलिटिकल माइंडसेट ने कभी भी इस राम मंदिर को उस पोजीशन पर पहुंचाने की कोशिश नहीं की जिस पोजीशन पर ये आज है। आज अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है या कांग्रेस के नेता इसकी आलोचना करते हैं तो उन्हें अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस मुद्दे को की शुरुआत किस तरीके से राजीव गांधी ने की थी। और अगर राजीव गांधी इस मुद्दे को लेकर आगे चले होते और कांग्रेस की अगली सरकारों ने इस पर पॉजिटिव रुख रखा होता तो आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं होती जिस स्थिति में आज जा रही है, बिल्कुल गड्ढे में जा रही है। बहरहाल राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। इसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पर हमने बात की, और इसके कार्यक्रम को लेकर हमने बात की, और आज हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल लोग किस एंगल से इसे देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को के प्रति उनका नज़रिया क्या है, इसके बारे में हमने आज जानने की कोशिश की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो मेंबर भी बन सकते हैं और स्पेशल वीडियो जो मैं डालूँगा उसमें उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे मेंबर होंगे, बहुत मामूली सा शुल्क है यूट्यूब जो उसका लेता है, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके लिए जो लोग बाग इसके मेंबर बनेंगे उन्हें विशेष सुविधाएं मिलेंगी। वो मेरे से चैट कर सकेंगे, मेरे से बात भी कर सकेंगे, और किसी भी विषय पे आप वीडियो बनवाना चाहेंगे तो मैं उस विषय पे वीडियो भी बनाऊंगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। हाँ, मेंबरशिप लेना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।